सततं सन्मार्गं समाश्रयन्तः संस्कृतोन्नयनाय सर्वदा संलग्नमानसाः वार्तावली समीक्षकाः स्वीकुर्वन्तु इह प्रणतिपरायाः लतायाः सादरम् अभिवन्दनम्। मनसा वाचा कर्मणा संस्कृतिं सेवमानाः प्रसन्नमानसाः प्रियाः दर्शकाः, अहं नीतीश भारद्वाजः अपि भवद्भ्यः प्रणमाञ्जलिं समर्पयामि। नीतीश, मानवमात्रस्य आद्यम् उद्देश्यं प्रसन्नता मात्रमिति भवति। आम्, प्रसन्नता मात्रमेव जीवनस्य उद्देश्यम् इति तु सार्वभौमिकं सत्यं खलु। अस्तु, कः तावत् प्रसन्नतायाः मूलमन्त्रः इति? प्रसन्नतायाः मूलमन्त्रत्वेन प्राणिमात्र शुश्रूषा, प्राणिमात्र हितचिन्तनं, प्राणिनाम् उपकारः अर्थात् समग्रतः परोपकारः एव महर्षिभिः सबलं प्रतिपादितः अस्ति। एतत् सन्दर्भे तु अस्मदीया चिन्तनधारा अपि समानतया एव उपदिशति, अर्थात् प्रसन्नता मूलकः परोपकारः इत्येव निगदति। सत्यम्, आप्रकृतेः प्राणिमात्रं यावत् सकलमपि जगत् परोपकारमेव व्यवहरति। दर्शकाः, एतेन एव परोपकारभावेन सम्बद्धमस्ति अस्मदीयम् अद्यतनं सुभाषितमपि। शृण्वन्तु। मूलं भुजङ्गैः शिखरं विहङ्गैः शाखाः प्लवङ्गैः कुसुमानि भृङ्गैः आश्चर्यमेतत् खलु चन्दनस्य परोपकाराय सतां विभूतयः। चंदन के पेड़ की जड़ें सांपों के लिए आश्रय बनाती हैं। इसके शीर्ष पर पक्षी इसकी शाखाओं पर आराम करते हैं। बंदर खेलते हैं और इसके फूलों पर मधुमक्खियां भी दिख जाती हैं। वास्तव में अच्छे लोगों का अंतिम उद्देश्य तो दूसरों का उपकार करना ही है। Roots of the sandalwood tree form a shelter for the snakes. On its top, birds take rest. On its branches, monkeys do play. And one can find bees also on its flowers. Indeed, the ultimate aim of good people is to offer helping hand to others. सुष्ठु भाषितम्। स्मरामि यत् नीतिशतककारेण अपि परोपकार महत्ता परोपकारार्थम् एतत् शरीरमिति उक्त्वा वर्णितास्ति। नीतीश, मानवः परोपकार भावसमूहम् आश्रित्य सकारात्मकभावेन सुव्यवस्थितरूपेण प्रसन्न मनसा च कार्याणि सम्पादयति। अस्मदीयः अग्रिमः प्रभागः समूहद्वारा सुव्यवस्थया एव निष्पादितेन कर्मणा सम्बद्धः अस्ति। आम्, दर्शकाः, तावत् त्वरया अत्र प्रस्तूयन्ते वार्ताहरसमूहेन सङ्कलिताः प्रवाही वार्ताः। गुजरातस्य एकतानगरे आयोजितस्य पर्यावरणमन्त्रिस्तरीय राष्ट्रियसम्मेलनस्य आभासीयरूपेण उद्घाटनं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कृतवान्। एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं केन्द्रराज्यप्रशासनयोः मध्ये उत्तमनीतिनिर्माणे अधिकसमन्वयस्य निर्माणम् अस्ति। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् साम्प्रतिकं नूतनं भारतं नूतनचिन्तनेन नूतनदृष्टिकोणेन च सह अग्रे वर्धते इति। आत्मनिर्भर भारतस्य प्रवर्धनार्थं मन्त्रिमण्डलेन त्रयः महत्त्वपूर्णाः निर्णयाः अनुमोदिताः सन्ति। देशे वस्तुजातानां परिवहनपरं व्ययं न्यूनीकर्तुं प्रधानमन्त्रिणा प्रारब्धा वस्तुजातनीतिः केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन अनुमोदिता। PLI इत्येतस्याः योजनायाः विस्तारं कृत्वा सौरपटलस्य निर्माणार्थं 1,59,सहस्रकोटिरूप्यकाणां सहायतायाः अनुमोदनमपि मन्त्रिमण्डलेन कृतम्। राष्ट्रीयान्वेषणाभिकरणेन प्रवर्तननिदेशालय स्थानीयारक्षिदलैः सह सम्मिल्य देशस्य 15 राज्येषु 93 स्थानेषु पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इत्येतस्य अथ एतत्सम्बद्धकार्यकर्तृसमूहस्य विरुद्धं सहसान्वीक्षणं सम्पादितम्। एतस्मिन् सहसान्वीक्षणे दोषयुतानि प्रपत्राणि, तीक्ष्णशस्त्राणि, साक्षाद्धनं, बहूनि अत्याधुनिकसौविध्यपराणि यन्त्राणि च प्राप्तानि। भारतीय मनोरञ्जनोद्योगस्य सुप्रसिद्धः हास्यकलाकारः अभिनेता च राजू श्रीवास्तवः दिल्ल्यां निधनं गतः। राष्ट्रपतिं प्रधानमन्त्रिणं च समेत्य अनेकवरिष्ठजनैः राजू श्रीवास्तवस्य निधनम् उद्दिश्य शोकः प्रकटितः।
संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः उच्चस्तरीयाधिवेशनसत्रम् अतिरिच्य विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः जगतः शीर्षस्तरीयनेतृवृन्दम् अमिलत्। डॉक्टर एस जयशङ्करः तुर्कीदेशस्य विदेशमन्त्री मेवलुत् चावुसोग्लू इत्येतम् अपि मिलितवान्। यूक्रेन्-सङ्घर्षः, खाद्यसुरक्षा, G20-स्तरीयाः प्रक्रियाः इत्यादिषु अनेकेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु द्वयोः नेतृयोः मध्ये विस्तृता वार्ता जाता। यूक्रेन् देशस्य डोनेट्स्क्, लुहान्स्क्, खेर्सोन् इत्येतत् क्षेत्रत्रयं समेत्य आंशिकरूपेण रूसदेशेन अधिकृते जापोरिज्झा क्षेत्रे अपि जनमतसङ्ग्रहः अभवत्। रूसनियन्त्रित यूक्रेन् देशस्य दक्षिणपूर्वप्रदेशैः रूसदेशस्य अभिन्नाङ्गत्वेन जनमतसङ्ग्रहार्थं घोषणा कृता आसीत्। रूसदेशीयः राष्ट्रपतिः व्लादिमिर् पुतिन् इत्येषः राष्ट्राय विशेषसम्बोधनावसरे सप्तमासावधिकयुद्धक्रमे यूक्रेन् देशस्य कृते रूसदेशे आंशिकसैन्यसङ्घटनाय उद्घुष्टवान्। पश्चिमवर्तिदेशाः रूसदेशस्य दुर्बलीकरणाय, विभाजनाय च आह्वानं कुर्वन्ति इति प्रतिपाद्य तेन उक्तं यत् स्वदेशस्य क्षेत्रमात्रं संरक्षितुं सर्वाणि आवश्यकानि संसाधनानि अस्माभिः उपयोक्ष्यन्ते इति। दर्शकाः, वयं जानीमः एव यत् भौगोलिकदृष्ट्या तु भारतम् अक्षय ऊर्जाक्षेत्रे समृद्धमस्ति। आम्, एतस्याः एव पर्यावरणानुकूलित अक्षयोर्जायाः विस्तारं कर्तुम् अथ प्रकृतिं संरक्षितुं प्रधानमन्त्रिणा अनेके पदक्रमाः उत्थापिताः। वीक्षकाः, एतस्याः एव अक्षयोर्जायाः भारते गीयमाना सफलगाथा अत्र वृत्तविशेषद्वारा प्रस्तूयमाना अस्ति। तावत् अवलोकयामः। स्वच्छोर्जा तादृशम् ऊर्जास्रोतः अस्ति यद्द्वारा कार्बन् पदार्थोत्सर्जनं न भवति। सरलभाषायां सा स्वच्छोर्जा अस्ति यस्याः उत्पादने जलवायुस्तरे न कथमपि नकारात्मकप्रभावः भवति। तद्यथा सौरोर्जा, पवनोर्जा, जलशक्तिः, भूतापीयोर्जा अथ जैवोर्जा। अन्ताराष्ट्रियोर्जाभिकरणम् इत्येतेन प्रकाशितप्रतिवेदनानुसारं संसारे सौरोर्जा सर्वतः आधिक्येन प्रयुज्यमाना स्वच्छोर्जा अस्ति। 21-2000तमे वर्षे उपयोगदृशा जगतः शीर्षं स्वच्छोर्जा स्रोतश्चतुष्कम् अस्ति सौरोर्जा, पवनोर्जा, जलशक्तिः, जैवोर्जा। स्वच्छोर्जायाः सर्वाधिकोपयोगकर्तृषु शीर्ष 5 देशाः उत क्षेत्राणि सन्ति चीनं, यूरोपम्, उत्तर अमेरिका, भारतम्, आसियान् देशाः। भारते तावत् स्वच्छोर्जायाः 5 शीर्षस्रोतांसि सन्ति। सौरोर्जा 48 गीगावाट् मिता, बृहत्तमानि जलविद्युत्संयन्त्राणि 46 गीगावाट् मितानि, पवनोर्जा 40 गीगावाट् मिता, जैवोर्जा 10 गीगावाट् मिता, लघूनि जलविद्युत्संयन्त्राणि 4 गीगावाट् मितानि। भारतस्य सौरोर्जा लक्ष्यम् अथ वर्तमानस्थितिः चर्च्यते चेत् प्रधानमन्त्रिणः घोषणानुरूपं प्रशासनं 30-2000तमवर्षं यावत् 500 गीगावाट् मितां स्वच्छोर्जा क्षमताम् अधिगन्तुं प्रतिबद्धम् अस्ति। ऐषमः जून् मासं यावत् देशे 57.7 गीगावाट् मिता सौरक्षमता स्थापिता सञ्जाता। देशे 14-2000तमे वर्षे मार्च मासे सौरोर्जा स्थापितक्षमता 31-600 मेगावाट् मिता आसीत्, या हि 22-2000तमवर्षीयं फरवरी मासं यावत् प्रवर्ध्य 77-750 मेगावाट् मिता संवृत्ता अस्ति। सौरपरियोजनाभ्यः उत्पन्नं विद्युत् देशवासिलाभाय ग्रिड् यन्त्रे स्थाप्यते। 21-2000तमे वर्षे प्रशासनेन हरित हाइड्रोजन सहितं स्वच्छोर्जोत्पादनं प्रवर्धयितुं राष्ट्रीय हाइड्रोजनाभियानं संघुष्टम्। इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात् अन्ताराष्ट्रीय सौर संघटन धन सम्मेलनावधौ सौर हाइड्रोजन कार्यक्रमस्य शुभारम्भः विहितः। स्वच्छोर्जा प्रौद्योगिकीनां संवर्धने भारतेन नातिचिरमेव अनेकैः देशैः सह सम्मिल्य द्विपक्षीयाः सन्धयः अपि कृताः। पर्यावरणसंरक्षणं निधाय
अल्पमूल्यात्मिकायाः स्वच्छोर्जायाः लाभं प्रतिजनं यावत् प्रापयितुं भारतप्रशासनेन अनवरतं कार्याणि विधीयमानानि सन्ति। इत्थं सर्वथा सिद्धमेतत् यत् स्वच्छोर्जाक्षेत्रे भारतं न हि केवलं जगतः अग्रिमपङ्क्तौ स्थितेषु देशेषु राजते, प्रत्युत एतस्याः अभिनवाक्षयोर्जाक्षेत्रीयायाः क्रान्तेः ध्वजवाहकम् अपि अस्ति। लता वसिष्ठानूदितं वार्तावलीवृत्तं DD न्यूज़। लते, भारतं न हि केवलम् अक्षयोर्जादि क्षेत्रे एव कीर्तिं तनोति, परम् अत्रत्याः धीमन्तः जनाः अनेकेषु क्षेत्रेषु एव भारतीयकीर्तिमहत्त्वम् अभिवर्धयन्तः सन्ति। दर्शकाः, तेषु एव धीमत्सु एकः वाक्कुशलः विद्वान् अद्य अस्माकम् अग्रिमं त्रिज्याप्रभागम् अलङ्करोति। विशेष संवाद की इस श्रृंखला में आज हमारे साथ उपस्थित हैं जय साई दीपक जी, जो कि प्रसिद्ध अधिवक्ता हैं उच्चतम न्यायालय और दिल्ली न्यायालय में, और साथ ही साथ भारतीय ज्ञान परंपरा के उन्नयन में भी उनकी बड़ी भूमिका आजकल हम देख रहे हैं। महोदय, आपसे मेरा पहला प्रश्न है कि अक्सर आपसे ये प्रश्न पूछा जाता रहा होगा कि IIT से पढ़ने के बाद भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति आप कैसे उन्मुख हुए, तो वही प्रश्न मैं दोबारा करना चाहूँगा आपसे, अपने दूरदर्शन के दर्शकों के लिए। जी, इंजीनियरिंग का ग्रेजुएट हूँ मैं, और वहाँ से मेरा जो करवट बदला लॉ की ओर, दैट वाज प्राइमरीली बिकॉज मुझे ये लगा कि भारतीय संस्कृति या सभ्यता के बारे में बात करने वाले जितने भी आवाज़ें थीं उनको दबाया जा रहा था, या फिर जो आवाज़ें ठीक से बात कर सकती थीं वो आगे नहीं बढ़ रही थी। मेरा ये मानना था कि मैं इस पोजीशन को ठीक से पब्लिक के सामने रख सकता हूँ, लेकिन किसी भी मुद्दे पे बात करने से पहले उस सब्जेक्ट में एक क्वालिफिकेशन पाना ज़रूरी होता है, वरना ओपिनियन तो हर आदमी के पास है, फ़र्क क्या है। तो इशू ये था दैट मेरे सामने दो विकल्प थे, एक था सिविल सर्विसेज और दूसरा है लॉ। सिविल सर्विसेज में जब आप एग्ज़ाम को क्लियर भी कर लेते हैं और भर्ती हो जाते हैं, आपको सिस्टम के अंदर रह के काम करना पड़ता है, लेकिन अगर आप वकील बन जाते हैं तो आपके पास सिस्टम का एक समझ भी होता है और बोलने की जो क्षमता है उसको दबाना भी मुश्किल होता है। सो द आइडिया वाज, आप पहले अपने आप को ट्रेन कीजिए और फिर इन बातों पे बात करना शुरू कीजिए। पुस्तक तो मेरे दिमाग में बहुत सालों से था, लेकिन उसके लिए अनुभव जो चाहिए था वो मेरे पास नहीं था। क्वालिफिकेशन के अलावा अनुभव का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आपके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है कि कानून सांस्कृतिक विषयों पे और सभ्यता के मुद्दों पे कैसे काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय इन मुद्दों पे कैसे अपने ओपिनियंस देती है, उसका प्रोसेस क्या होता है, इसको समझना ज़रूरी होता है। जब मुझे लगा कि मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा बहुत अनुभव है और इस सब्जेक्ट का नॉलेज है, उसके साथ साथ लॉकडाउन हुआ, तब मुझे लगा कि एक समय ने एक विंडो दिया है जिसका मैं सदुपयोग कर सकता हूँ। तो उस दौरान मैंने 6 महीने इस पहले पुस्तक पे काम किया था, और मैंने उस पुस्तक को सिर्फ ऐतिहासिक नज़रिए से नहीं लिखा है। इतिहास और संविधान को अलग अलग डब्बों में समझना बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, दोनों को साथ में समझना ज़रूरी होता है। तो इस संदर्भ में मैंने लिखना शुरू किया, तो इसी का नाम है इंडिया दैट इज़ भारत। हाँ जी। जो पहले एक त्रयी था, अब ये त्रयी नहीं रही, क्योंकि इट इज़ नाउ बिकम अ क्वाड्रिलॉजी, क्योंकि लिखते लिखते अभी ये समझ में आ गया कि इतना मटेरियल है, एक और भाग की ज़रूरत है जी। तो ये ख़त्म होगा जनवरी 2025 में, जो भारतीय गणराज्य का 75वां साल होगा। दैट विल बी द 75th ईयर ऑफ द रिपब्लिक। सो अब तक 2 भाग निकल चुके हैं, पहला है इंडिया दैट इज़ भारत और दूसरा है इंडिया भारत एंड पाकिस्तान। सिविलाइजेशन, भारतीय दृष्टिकोण से जब हम बात करते हैं तो सभ्यताओं की विविधता हम देखते हैं, समग्रता से देखें तो वास्तव में विविधताएं हैं सभ्यता में भी, फिर भी हम एक उसे भारतीय सभ्यता का नाम देते हैं। तो इसमें कितनी समग्रता है, संपूर्णता है? एक्चुअली आपके प्रश्न के 2 भाग हैं। मैं पहले भाग को मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। उपशीर्षक में जहाँ पे मैंने सिविलाइजेशन या सभ्यता का उपयोग किया है, लोगों को लग रहा है कि
ये भारतीय सभ्यता की बात हो रही है। मेरा ये कहना है उपनिवेशिकता का एक लेट्स से मकसद ये था कि भारतीयों को वो सभ्य बनाएंगे। अच्छा जी, वो अपने शब्द भी उन्होंने ठीक है जी। तो उनका ये मानना था कि हम यहाँ आएंगे और आपका उद्धार करेंगे। तो उपनिवेशिकता जितनी बुरी चीज़ है हमारे नज़रिए से, उनके लिए ये एक नेसेसिटी था। दुनिया के बाकी जितने भी समुदाय थे या समाज थे उनको उनके स्तर पे लाने के लिए, दिस वॉज द ब्रिटिश मेंटालिटी। तो उपनिवेशिकता और सिविलाइजेशन, आप उस सिविलाइजेशन को जब देखेंगे आपको लगता है कि ये भारतीय सिविलाइजेशन की बात हो रही है, आप इसको नाउन के बेसिस पे देख रहे हैं। उनके लिए वो एक वर्ब है, मतलब ये एक क्रिया है, आपको सभ्य बनाने का ये एक लेट्स से प्रोसेस है। तो मैंने उसको इस नज़रिए से इस्तेमाल किया है। तो इसके दो अर्थ निकल सकते हैं, दैट्स पॉइंट नंबर 1। 2, जब आप भारतीय सभ्यता की बात करते हैं, सभ्यता अपने आप में मेरे हिसाब से उसकी परिभाषा में विविधता है। विविधता से एक सभ्यता की जो यूनिटी है वो कम नहीं हो जाती है, इनफैक्ट वो उसको ज़्यादा दर्शाता है। तो दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है सिविलाइजेशन के लिए, एक है पैमाना, स्केल, दूसरा विविधता। बट देयर इज अ थर्ड रिक्वायरमेंट, स्केल भी है और डाइवर्सिटी भी है, तो आप इसको एक सभ्यता कैसे कहेंगे? तो इस सबको जोड़ने के लिए एक सूत्र होना चाहिए। तो तीनों रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो भारत एक सभ्यता है डिस्पाइट मल्टीपल डाइवर्सिटीज़। इसको हम पहली बार इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी में बहुत सारे लेखकों ने ऑलरेडी लिख रखा था। क्योंकि जब हम भारतीय सभ्यता की बात कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने कहा आप एक कॉम नहीं है, एक नेशन नहीं है, एक सिविलाइजेशन नहीं है, आप मल्टीपल सिविलाइजेशंस हैं। क्योंकि उनको अपना अधिकार यहाँ पे जताना था। और हम एकजुट होकर अगर लड़ेंगे तो सबसे पहला सवाल ये उठेगा, आप एक दूसरे के साथ जोड़ के कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों तो अलग हैं। तो इसको रिबट करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए हमने बहुत सारी पुस्तकें लिखी थी उसी दौरान भारतीयों ने, ये दिखाने के लिए कि यूरोप का जो नज़रिया है एक नेशन को समझने का, आप उस नज़रिए को भारत पे थोपिए मत, क्योंकि हमारा और आपका सोचने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। ये हमारा बेसिक पोजीशन है जी। और भारत पहले एक सभ्यता है, उसके बाद राष्ट्र है। सो दिस इज बीन आवर पोजीशन। राष्ट्र जो शब्द है वो वैदिक शब्द है, जबकि वो फ्रेंच शब्द जी। राष्ट्र को आप सीधा स्टेट में अनुवाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राष्ट्र जो है एक कल्चरल एंटिटी है, स्टेट जो है वो राज्य बन जाता है, जो एक पॉलिटिकल एंटिटी है। तो हम जब भी हिंदू राष्ट्र या किसी और राष्ट्र की बात करते हैं, राष्ट्र और राज्य के बीच का जो अंतर है वो हम मिटा देते हैं, लेकिन उसका अंतर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, भारत एक सभ्यता है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सब आइडेंटिटीज़ भी हैं। तो जब आप भारत को किसी यूरोपियन देश के साथ कंपेयर करते हैं, आप भारत के साथ बहुत अन्याय करते हैं। आपको भारत को यूरोप के साथ कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि ये अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट है। एंड जितना डाइवर्सिटी भारत के अंदर है उतना यूरोप के अंदर भी नहीं है इन टर्म्स ऑफ शेयर लैंग्वेजेस। वहाँ पे भाषा के बेसिस में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं। भारत में भाषा के बेसिस में लड़ाई कभी नहीं हुई है, और अगर हुई भी है 47 के बाद ज़्यादा हुई है, उसके पहले नहीं हुई है। तो ये आपको दिखाता है कि आपने अंग्रेज़ी माइंडसेट या उस मेंटालिटी को अपनाने के बाद आपके अंदर अलगाववाद ज़्यादा हुआ है, पहले इतना नहीं था। आपके संबोधनों में आजकल राष्ट्रभाषा संस्कृत होनी चाहिए, इस पर कुछ ज़्यादा जोर है, जो कि बहुत चर्चित है अभी। लेकिन कई विद्वान ऐसे हैं, चाहे वो लेफ्ट या राइट कुछ भी हम नाम दें, वो बड़े इस विषय पर संदेहास्पद स्थिति में होते हैं और ये व्याख्यान करते हैं कि ये संभव नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो इस बारे में आप उन विद्वानों को क्या जवाब देना चाहेंगे कि किस तरीके से असंभव है? देखिए, हिब्रू जो भाषा है, जब इज़राइल सेटअप हुआ था 14 मई 1948 को, पूरी तरह से ऑलमोस्ट मर चुका था। ओके, क्योंकि यहूदी दुनिया भर में अलग अलग जगह पे थे और उनकी अपनी कोई एक भाषा नहीं थी। रशियन ज्यूज़ थे, इथियोपियन ज्यूज़ थे, यू हैड जर्मन ज्यूज़। इनके खान पान और वेशभूषा में भी कोई यूनिटी नहीं था। इजरायली क्विजीन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने इजराइल बनाया तो उन्होंने हर जगह से इस क्विजीन को अपनाया, या फिर मैक्सिमम जाके मेडिटेरेनियन होगा, लेकिन इजराइल का अपना खुद ज़्यादा नहीं है।
एक आदमी थे जिनका नाम है यहूदा बिन एलिजियर। इनको उनके कालखंड में पागल माना जाता था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं किसी भी हालत में हिब्रू को फिर से पुनर्निर्माण करूंगा और मैं उसको इज़राइल का राष्ट्रभाषा बना के रहूँगा। जब ये मर रहे थे तब भी ये साकार नहीं हुआ था ये सपना, लेकिन उनके देहांत के बाद ये हो गया था, क्योंकि सोसाइटी ने ये डिसाइड कर लिया था कि हम इस चीज़ को अपनाएंगे और ये हमसे हो सकता है। तो प्रैक्टिकली जितनी भी चीज़ों में आपको जैसे कोई अड़चनें नज़र आती हैं, मुझे लगता है उसका हल या फिर उसका जो सोल्यूशन है वो शुरू होता है और ख़त्म होता है आत्मविश्वास में। भारत और भारतीय सोसाइटी के अंदर पहले वो आत्मविश्वास पैदा करना ज़रूरी है, तब जाके आप इस सवाल को बेहतर एड्रेस कर पाएंगे। जिस निराशा के स्टेज में आज हम हैं और जो हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में जितने हम दबे पड़े हैं, उस चकाचौंध में हम पूरी तरह से वी आर कम्प्लीटली कॉट इन इट। जब तक हम इससे बाहर नहीं आएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैं आपको ये भी और एक एग्जांपल दे देता हूँ, ये थोड़ा अनपॉपुलर एग्जांपल हो सकता है। मुस्लिम सोसाइटीज़ ने अपने कल्चर को वेस्ट के इन्फ्लुएंस से बेहतर बचा रखा है। तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना चाहिए, वो क्या सही कर रहे हैं जो आप गलत कर रहे हैं? आपने अभी तक ये सवाल नहीं किया है। तो ये जो सवाल है बाहर पूछ के कोई फ़ायदा नहीं है। दिस इज़ एन इंट्रोस्पेक्टिव क्वेश्चन, और ये इंडिविजुअल लेवल पे भी पूछना चाहिए और सामाजिक लेवल पे भी पूछना चाहिए। शुरुआत होगी एजुकेशन से, क्योंकि कोई भी समाज अपने संस्कृति को आगे करती है एजुकेशन के द्वारा, और वहाँ पे जाके बात रुक जाती है, क्योंकि जब भी भारतीयकरण की बात होती है उसको भगवाकरण करार दिया जाता है और लोग उसको डिफेंड करने लग जाते हैं कि भगवाकरण नहीं है। उनको ये पूछना चाहिए कि अगर भगवा जो है भारत का रंग है, तो भगवाकरण करना गलत क्यों है? ये सवाल करना ज़रूरी है। जब तक आप इस प्रश्न से भागेंगे और इससे पलायन करेंगे, तब तक आपके अंदर कोई आत्मविश्वास नहीं होगी कि आप अपने संस्कृति को फिर से जी पाएंगे खुल के प्रॉपरली। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी को पूरी तरह से छोड़ दो। अंग्रेज़ी का इस्तेमाल होगा दुनिया से बात करने के लिए, लेकिन एक दूसरे से बात करने के लिए अगर आपने अंग्रेज़ी का इस्तेमाल किया, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। भारतीय एयरपोर्ट में आपको भारतीय भाषाएं सुनाई देनी चाहिए, लेकिन आपको सुनाई देता है इंग्लिश। दैट्स योर आंसर। जय साई दीपक जी, आपने अमूल्य समय निकाला हमारे लिए। तदर्थ मैं आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नीतीश, नूनं भारतीय संस्कृति समुन्नयनाय यूनां कृते प्रेरणा स्रोतांसि सन्ति मान्यवराणां विचाराः। सत्यं प्रियदर्शकाः, भवतां स्नेहसिक्तानि पत्राणि अपि अस्मत्कृते प्रेरणादायिनी भवन्ति। पत्राणां सह एव गीतानुवादस्पर्धा विषयकाः भवदीयाः अधिकाधिकप्रविष्टयः अपि प्रतीक्षन्ते अस्माभिः। प्रियदर्शकाः, स्मर्यते न वा आशा भोसले स्वरान्वितं कालजयी गीतम् एतत्। चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले देखो, चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले, राधा लाज की मारी तूत डोले देखो, चम चम घुंघरू बोले देखो, चम चम घुंघरू बोले। समीक्षकाः काजल चलचित्रस्य गीतमेतद् गेयतानुकूलैः मौलिकशब्दैः अनूद्य भवद्भिः दिनद्वयाभ्यन्तरे अस्मभ्यं प्रेषणीयम्। निर्णयः च ततः अग्रिमे मासे नाम अग्रिमे अङ्के एव घोषयिष्यते। वार्तावल्यां भवद्भिः सह संवादक्रमे सम्प्राप्ता अस्ति सम्प्रति अङ्कसमापनवेला। तावत् संस्कृतानुरागिभ्यः सकलदर्शकेभ्यः नमः समर्प्य विरमामः। दर्शकाः तावत् आस्वादयन्तु सुमधुरगीतमाधुरीम् एताम्। नमो नमः। चित्रा विचित्रा चित्रा विचित्रोऽहं, स्वप्नस्य गात्रं तु भयानकम्। चित्रा सुचित्रा चित्रा सुचित्रोऽहम्, इच्छाया रूपं तु अनुपमम्।
विचित्रा चित्रा विचित्रो स्वप्नस्य गात्रं तु राष्ट्रमाता मामुद्धरति नायकोऽहं भवामि प्रियतमा तु मां चुम्बति अधिकधनमर्चामि देशस्य शत्रुं नाशयामि धीरधीरसैनिकोऽस्मि नीतिनियमं पालयामि सभ्योऽहं वसामि चित्रा विचित्रा चित्रा विचित्रोऽहं स्वप्नस्य गात्रं